अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। 1980 की दिहाई में हमें एक ऐसा मेटेरॉइड मिला जो कि हमें पता चला जांचने के बाद कि वो मरीख से आया। जब मैं हम की बात करता हूं तो मैं इंसानियत की बात करता हूं, ह्यूमैनिटी की बात करता हूं। साइंसदानों ने 1996 में एक रिसर्च पेपर लिखा और हमें बताया कि इस रॉक पर, इस मेटेरॉइड पर हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल मिले हैं। क्योंकि ये मरीख से आया था, इसका मतलब ये है कि साइंसदान ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि मरीख पर जिंदगी मौजूद है। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ इस मेटेरॉइड की, और बाद में पता चला कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा था, इसमें मिनरल ऐसे थे जो कि हमें एक धोखा दे रहे थे कि माइक्रो फॉसिल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स मरीख पर एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि हमें कुछ डिटेक्टिव्स भेजने चाहिए मरीख पर, ताकि वो मरीख पर जाएं और ज़िंदगी की तलाश करें। ज़िंदगी अपने पीछे कुछ निशानियां छोड़ती है जिसे बायो सिग्नेचर्स कहा जाता है। हम इन बायो सिग्नेचर्स को जांचना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या हमें वो निशानियां मिलती हैं मरीख पर, ताकि हम देख सकें कि क्या आज मरीख पर ज़िंदगी मौजूद है। हम जान सकें कि क्या पहले माजी में ज़िंदगी मौजूद थी मरीख पर। और इसके लिए हमने दो डिटेक्टिव्स भेजे जिनका नाम है शर्लॉक और वॉटसन। आपने इनकी बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, कहानियां पढ़ी होंगी, मूवीज़ देखी होंगी, लेकिन इस वक्त ये मरीख पर काम कर रहे हैं। हमने दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट का नाम हमने शर्लॉक रखा जो कि परसेवेरेंस रोवर पर मौजूद है, और दूसरे का नाम है वॉटसन। वॉटसन साहब एक बहुत अच्छा डिजिटल वाइड एंगल कैमरा है, जबकि शर्लॉक एक स्पेक्ट्रोमीटर है। तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि एक स्पेक्ट्रोमीटर कैसे ज़िंदगी की खोज लगाएगा। स्पेक्ट्रोमीटर को जानने के लिए मैं आपको यहाँ पर पहले थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूँगा कि उसने कैसे ऑर्गेनिक मटेरियल को वहाँ पे ढूंढना है और उसने कैसे मिनरल्स को भी वहाँ पर ढूंढना है। लेकिन सबसे पहले नासा के साइंसदानों को इंतखाब करना था कि उन्होंने ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर भेजने हैं या उन्होंने मैस स्पेक्ट्रोमीटर भेजने हैं। अगर वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर वहाँ पर भेजते तो उन्हें सैंपल, रॉक्स के सैंपल बहुत ज़्यादा चाहिए थे, और अगर उन्होंने ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर्स वहाँ पर भेजने हैं तो उन्हें रॉक के सैंपल्स कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। इसलिए हमने वहाँ पर ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर्स को भेजा, मैस स्पेक्ट्रोमीटर्स को नहीं भेजा, बल्कि इंसान जब जाएगा मरीख पर तो वहाँ पर इकट्ठे किए गए जितने भी हमारे पास सैंपल्स होंगे उनको वापस लाएगा और फिर उसकी मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी की जाएगी। तो हम यहाँ पर स्पेक्ट्रोमीटर्स को देखते हैं। अज्यूम कीजिए कि आपने एक एलिमेंट पर, एक रॉक से लिए हुए सैंपल जिसमें कार्बन मौजूद है, उस पर लाइट बरसाई। अब कार्बन की ये आदत है कि वो लाइट को, कुछ हिस्सों को, कुछ वेवलेंथ को अपने पास रख लेता है, जो कि मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा रहा हूँ। और जब आपके पास लाइट पहुंची तो उसमें वो वेवलेंथ्स नहीं थी। जब आपने कार्बन को एक्साइट किया तो उसने वो वेवलेंथ्स अपने पास रखी और कुछ अरसे के बाद वो लाइट को एमिट भी करता है। तो ये उसके सिग्नेचर्स हैं। हम इन सिग्नेचर्स को स्टडी करके बता सकते हैं कि किसी भी सैंपल में कार्बन मौजूद है कि नहीं, सल्फर मौजूद है कि नहीं। सल्फर का अपना सिग्नेचर है, ऑक्सीजन का अपना सिग्नेचर है। तो हर एलिमेंट का जो कि पीरियोडिक टेबल में मौजूद है उसका अपना सिग्नेचर है जो कि इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि सूरज से लाइट आ रही है और उसमें मौजूद क्लाउड्स, रास्ते में जो क्लाउड्स थे उन्होंने लाइट अपने पास रख ली। कुछ हिस्से लाइट के अपने पास रख लिए, कुछ वेवलेंथ अपने पास रख ली। अब हमारे पास जो लाइट पहुंची उसमें वो वेवलेंथ मौजूद नहीं थी। इन वेवलेंथ को देखते हुए जो मौजूद नहीं थी, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बादल किस चीज़ के बने हुए हैं। क्या ये हाइड्रोजन के बने हुए हैं, ऑक्सीजन के बने हुए हैं, किस चीज़ के क्लाउड्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम काम करते हैं मरीख पर जाकर। हम एक सैंपल लेते हैं, उस सैंपल पर जिस तरीके से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट बम्बार्ड करते हैं। लेकिन पॉलीक्रोमेटिक लाइट जिसमें मल्टीपल वेवलेंथ्स होती हैं उसको सबसे पहले एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से स्कैटर किया जाता है ताकि हम उसको उसकी वेवलेंथ्स में तकसीम कर सकें।
तो हमारे पास लाइट आई 7 वेवलेंथ्स में, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने उसको स्कैटर किया और उसके बाद वो सैंपल से जाकर टकराई। अब जब वो सैंपल से जाकर टकराएगी, यहाँ पर एक बात बता दूं कि ये जो सोर्स लाइट है ये अल्ट्रावायलेट भी हो सकती है, ये इंफ्रारेड भी हो सकती है और ये विजिबल लाइट भी हो सकती है। इसी तरीके से जब हम आगे जाएंगे इसे एक्साइटेशन सिस्टम कहते हैं। तो जो एमिशन सिस्टम देखेंगे, जो सैंपल है वो जो लाइट हमें देगा वो भी मुख्तलिफ हो सकती है, वो अल्ट्रावायलेट भी हो सकती है, इंफ्रारेड भी हो सकती है और विजिबल लाइट में भी मौजूद हो सकती है। तो मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइट सोर्स है और उससे लाइट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर आ रही है, वहाँ से हमने लाइट को अलग किया। लेकिन हम ये समझते हैं, इस वीडियो के लिए मैं अजम्पशन कर रहा हूँ कार्बन पर जब ब्लू कलर की लाइट बरसाई जाती है तो वह सब्ज रंग की लाइट देता है, ये अजम्पशन है। अब हमने क्या किया कि हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से जितनी भी लाइट हमारे पास आ रही थी उसको फिल्टर किया, उसमें से सिर्फ ब्लू लाइट ली क्योंकि वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको सैंपल पर बरसाया और सैंपल पर बरसाने के बाद अब 2-3 काम हम कर सकते हैं। एक तो ये कि हम आगे एक एम्पलीफायर लगा सकते हैं जिसे फोटो मल्टीप्लायर कहते हैं और वो हमें बता सकता है कि हमें आउटपुट पर कितनी लाइट मिल सकती है। इस पिक्चर में अगर आप ऊपर वाली रो को देखें तो वहाँ पर लाइट की डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से डिफ्रैक्ट हुई, हमने ब्लू कलर की लाइट ली क्योंकि हमें पता है कि कार्बन उसे डिफ्रैक्ट करेगा। कार्बन के लिए वो एक्साइटेशन है, उसको कार्बन पर बरसाया गया, उस सैंपल पर बरसाया गया जिसमें कार्बन मौजूद है। अब हम आ जाते हैं दूसरे स्टेप पर, जहाँ पर लाइट जो सैंपल से निकली यानी जो कार्बन से निकली वो आई, वो लाइट भी मुख्तलिफ कलर्स की वेवलेंथ रखती होगी। अगेन हमने उसको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से स्कैटर किया और हमने सब्ज रंग की लाइट को फिल्टर आउट कर लिया क्योंकि हमें इंटरेस्ट था सब्ज रंग से कि सब्ज रंग अगर मौजूद है तो इसका मतलब है कि कार्बन का सिग्नेचर मौजूद है और उसे हमने स्टडी कर दिया। हम ये भी कर सकते हैं कि इस लाइट को CCD कैमरा के ज़रिए स्पेक्ट्रोग्राफ पर दिखा सकें। तो ये पूरा एक ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर का प्रिंसिपल है जिसमें लाइट को बरसाया जाता है सैंपल पर और लाइट की रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग या एब्जॉर्प्शन से हम अंदाज़ा लगाते हैं किस किस्म के एलिमेंट्स उस सैंपल में मौजूद हैं। मैं आपको यहाँ पर 3 किस्म के स्पेक्ट्रोमीटर्स दिखाने जा रहा हूँ। तो पहला जो है उसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहा जाता है, जो बड़ा सिंपल है। मैं आपको बता चुका हूँ कि लाइट आपने बरसानी है और आगे सैंपल से आपको लाइट मिल जाएगी। लेकिन जो दूसरी अहम स्पेक्ट्रोमीट्री है वो जो कि परसेवेरेंस में यूज़ हो रही है उसे कहते हैं स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर। और इसमें हमारे पास जो रोशनी होती है जो बरसाते हैं वो विजिबल लाइट भी हो सकती है, वो अल्ट्रावायलेट भी हो सकती है, यूजुअली यही 2 होती हैं। और जो हमें आउटपुट पर मिलेगी, जो मटेरियल एमिट करेगा, जो हमारा सैंपल एमिट करेगा, वो भी इंफ्रारेड हो सकती है, वो अल्ट्रावायलेट भी हो सकती है और वो विजिबल रेंज में भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत अहम है कि विजिबल लाइट में सिर्फ हम काम नहीं कर रहे हैं, हम एनालिसिस जो कर रहे हैं, एमिशन जो फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रा देख रहे हैं वो यूवी लाइट में भी हो सकता है, वो इंफ्रारेड में भी हो सकता है और वो विजिबल लाइट में भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर हम विजिबल लाइट और यूवी लाइट में देख रहे होंगे। बाकी सारा का सारा प्रोसेस इसमें बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसमें हमें और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने विजिबल लाइट, इस तस्वीर में अगर आप देखें, विजिबल लाइट ली और उसमें से हमने ब्लू लाइट को आगे उस सैंपल पर बरसाया, उस सैंपल ने एब्जॉर्ब किया और हमें आउटपुट पर एमिट की उसने ग्रीन लाइट। इसके साथ साथ वो ग्रीन लाइट के साथ साथ वो यूवी लाइट भी दे सकता है। तो हमने उसे एनालिसिस करना है और वहाँ से हमें सिग्नेचर्स पता चलेंगे कि इसमें कार्बन मौजूद है, इसमें फॉस्फोरस मौजूद है, इसमें सल्फर मौजूद है। इसी की एक आगे और वेरिएशन जो कि अगेन परसेवेरेंस रोवर में यूज़ हो रही है जिसे रेमान स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। इसमें जो हमारा सैंपल है वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो स्कैटर करेगा। तो हम लेज़र्स के ज़रिए उसको बम्बार्ड करेंगे। अब जो लाइट आई है वो लेज़र आ गई है, यानी कि वो मोनोक्रोमेटिक लाइट आ गई है, बहुत छोटी वेवलेंथ की आई है। जो वेवलेंथ मैं आपको दिखा रहा हूँ वो 280 नैनोमीटर, 280 नैनोमीटर से लेके 200 नैनोमीटर तक है। हम लेज़र बरसाते हैं और उससे आगे जो हमारे पास लाइट आती है, जो स्कैटरिंग होती है, उसमें हमें मुख्तलिफ़ किस्म की लाइट्स मिलती हैं। वहाँ पर हम एक फ़िल्टर लगाते हैं और फिर हम रेमान स्कैटरिंग लाइट जो हमें मिलती है, जो सिर्फ स्कैटर होती है, एमिशन इसमें नहीं होती, उसको हम CCD पर प्लॉट करते हैं और हमें पता चलता है कि इसमें किस किस्म के
एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर आपको नोच फिल्टर भी नज़र आ रहा है जो कि कुछ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की लाइट को पास करने देता है और बाकियों को रोक लेता है। ये बिल्कुल एक छोटे से गेट की तरह होता है जो कि काम कर रहा होता है। जो लेज़र हम यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए वो 48 मिलीमीटर ज़मीन से ऊपर रखी जाती है। तो वो 48 मिलीमीटर के ऊपर होती है और फिर वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। तो मैं आपको यहाँ पर परसेवरेंस की तस्वीर दिखा रहा हूँ जिस पर आप देख सकते हैं कि शर्लक उसके रोबोटिक आर्म पर माउंटेड है और उसके साथ वाटसन भी मौजूद है। और शर्लक का काम यह है कि उसने पानी को ढूंढना है, एक्वा हिस्ट्री को देखना है, उसने एलिमेंट्स को ढूंढना है, वो एलिमेंट्स जिन्हें शनॉप्स कहा जाता है जो कि ज़िंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको ढूंढना है, उसने मिनरल्स को ढूंढना है, उसने कार्बन के बायो सिग्नेचर को ढूंढना है। और वाटसन का काम यह है कि उसने तस्वीरें खींचनी है जो कि आगे भी देखने जा रहे हैं। तो दो किस्म के कंपाउंड्स को हमने ढूंढना है। एक को एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इनकी खुशबू होती है, इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड्स आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अरोमा का मतलब होता है खुशबू। तो ये हमें ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमने एलिफेटिक कंपाउंड को भी ढूंढना होता है जिनकी डिटेल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि ऑर्गेनिक क्लास होती है, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से मिलकर बनती है और इसे भी हमने ढूंढना है। तो चलें हम अब आपको शर्लक की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। हमारे पास एक सैंपल है, टेस्ट सैंपल है, उसकी हमने तस्वीर खींची है और उसके बाद जब उसको एनालाइज किया गया तो आप देख सकते हैं कि किस किस्म की तस्वीर हमें इस स्पेक्ट्रोमीटर ने दी है जो कि चमक रही है। आपको यहाँ पर ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, तो ग्रीन कलर किसी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पिंक कलर किसी और एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि पिंक और ग्रीन इसमें बहुत ज़्यादा है। हमें और भी कई किस्म के कलर्स नज़र आ रहे हैं, हमें ग्रे कलर नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से हम इस सैंपल को स्टडी कर रहे हैं और इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा एलिमेंट कितनी मिकदार में मौजूद है। आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाई जा रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि शर्लक की जो बाकायदा बॉडी है वो किस तरीके से परसेवरेंस रोवर पर माउंट की गई है और उसके साथ ही कैमरा है। तो इस चीज़ को अगर हम डिटेल में देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन चीज़ें गौर करने की है इस तस्वीर में। एक ये है कि वाटसन कैमरा लगा हुआ है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। दूसरा ये है कि मेरे पास ऑटो फोकस कॉन्टेक्स्ट इमेजर है जिसे कॉन्टेक्स्ट इमेजर के नाम से बताया जाता है, ACI इसको कहते हैं। जब भी मैं ACI कहूँगा तो आपने इस इमेजर को देखना है। ये ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें खींचने वाला एक कैमरा है जो कि हम आगे स्टडी करने जा रहे हैं। तो वाटसन वाइड रेंज था जिसको देखेंगे और ये कैमरा ACI ब्लैक एंड वाइट मोनोक्रोमेटिक है। इसके साथ आपको एक तारे नज़र आ रही हैं जो कि जिग हैं जो कि इसको परसेवरेंस से कनेक्ट करती हैं और फिर आपको स्पेक्ट्रोमीटर नज़र आ रहा है जो कि A-स्फीयर स्पेक्ट्रोमीटर है और इसका मॉडल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको लेज़र की असम्बली भी यहाँ पर नज़र आ रही है और ऑटो फोकस का मैकेनिकल स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये पूरी की पूरी तस्वीर थी। हमने एक रॉक ली जिसे फिग ट्री चर्ट रॉक कहते हैं, शर्ट भी कहते हैं, कुछ लोग चर्ट कहते हैं। ये रॉक बहुत पुरानी रॉक, इस पर स्ट्रोमेटालाइट्स के फॉसिल्स हैं जो बहुत पुराने बैक्टीरिया थे, 4 बिलियन साल पुराने बैक्टीरिया थे, उनके फॉसिल्स मौजूद थे। इसमें सिलिका बहुत ज़्यादा थी और कार्बन बहुत ही कम थी और हमने इसको स्कैन किया शर्लक के ज़रिए। तो जब हमने इसको शर्लक के ज़रिए स्कैन किया तो मैं आपको यहाँ पर रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ और साथ साथ ACI के साथ हमने इसकी मोनोक्रोमेटिक तस्वीरें भी खींची। तो हमने जब शर्लक के साथ इसको स्कैन किया तो इसने हमें बताया कि ये रॉक ऐसी जगह पर रही है जहाँ पर टेम्परेचर 600 सेंटीग्रेड से ज़्यादा कभी रहा है। इस रॉक में सिलिका कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इस रॉक में कार्बन का कंटेंट बहुत कम है और इसने उसकी एक्वा हिस्ट्री, पानी की हिस्ट्री भी हमें दी। तो आपको यहाँ पर इस तस्वीर से पता चलेगा कि हमने कितना ज़्यादा डाटा सिर्फ इस रॉक के एक स्कैन से हासिल किया जो कि शर्लक ने किया। इसी तरीके से मैं आपको इस रॉक की तस्वीर दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये रॉक, इसके बाहर भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जहाँ पे नीला रंग बहुत गहरा है, फॉसिल्स मिलेंगे, लेकिन जहाँ पर क्रैक है वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस चुके हैं। और आपको इस रॉक पर कुछ थंब प्रिंट्स भी नज़र आएंगे कि जब इस रॉक को उठाया गया तो इस पर फिंगरप्रिंट्स चस्पा हो गए और वो भी शर्लक ने हमें यहाँ पर दिखा दिया। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा डिटेल में शर्लक इन चीज़ों को एनालाइज करता है। जब शर्लक की हम बात कर रहे हैं तो इसको कैलिब्रेट भी होना चाहिए, क्योंकि जब भी एनालाइज़र की हम बात करते हैं तो एनालाइज़र कुछ अरसे के बाद एरर देना शुरू कर देता है। हमने शर्लक में 10
नोन चीज़ें रखी हैं, ऐसे टेस्ट मॉडल्स रखे हैं जिनकी वैल्यूज़ हमें पता है। तो शर्लॉक सपोज एक नॉन मॉडल है जिसकी वैल्यू जब शर्लॉक नॉर्मल कंडीशन में, जब वो एरर फ्री होता है, वो रीड करता है तो 10 आनी चाहिए। लेकिन जब मरीज पर उसको भेजा गया और कुछ अर्से के बाद उसकी कैलिब्रेशन आउट हो गई, तो अब जब हमने कहा कि इस नॉन टेस्ट को, इस नॉन चीज़ को आप स्टडी करें, पढ़ें, स्कैन करें और हमें बताएं रिजल्ट क्या है, तो उसने दिया 9। इसका मतलब यह है कि एक का एरर है, वो कम पढ़ रहा है एक, और हमने यहाँ पर बैठे सॉफ्टवेयर के जरिए उसको कैलिब्रेट कर दिया ताकि वो उसको भी 10 पढ़ सके। तो इस तरीके से हम उसे यहाँ से बैठकर कैलिब्रेट करते हैं। इन 10 सैंपल्स में से बहुत से मुख्तलिफ मटेरियल्स हैं, लेकिन इनमें जो अहम बात है वो ये है कि कुछ मेटेओराइड के चंक्स भी हैं और कुछ स्पेस सूट के सैंपल्स भी हैं, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि जब परसेवरेंस वहाँ पर गया तो वक्त के साथ साथ जो स्पेस सूट एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पर पहन के जाएंगे, उनका जो मटेरियल है वो कैसे डिटेरियोरेट करेगा, कैसे उसको नुकसान पहुँचेगा। तो हम उसके भी बार बार स्कैन करते जाते हैं। ये हमारी एक एक्सपेरिमेंटेशन है ताकि हमें पता चले कि जो स्पेस सूट हम समझ रहे हैं कि हमारे लिए मरीख पर सेफ़ होंगे, क्या वो वाकई सेफ़ होंगे। तो शर्लॉक का काम ये भी है कि वो उन स्पेस सूट्स के बारे में हमें बताता जा रहा है। और इसी तरीके से जो मेटेओराइड मैंने आपको शुरू में बताया, 1999 में ये मेटेओराइड्स मरीख से ज़मीन पर गिरे थे, इनको भी हम सैंपल के तौर पर वहाँ पर यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ शर्लॉक पर वॉटसन मौजूद है जो कि एक वाइड एंगल कैमरा है, और उसका काम यह है कि वो बहुत अच्छी कलर्ड पिक्चर्स हमें भेजता है इंजीनियरिंग के लिए, रिसर्च के लिए, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के एनालिसिस के लिए। मैं आपको उसकी डिटेल यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो इस जो कैमरा है, इसकी जो विरासत आई है वो आई है माली कैमरे से, जो कि क्यूरोसिटी पर चस्पा था। वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास था। बिल्कुल उसी तरीके से इसने वही चीज़ें ली हैं, उनको फर्दर इम्प्रूव किया है। तो इसमें हम इसे वॉटसन कहते हैं, कलर्ड कैमरा है। और अगर आप इसकी तस्वीरें देखें तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि मुख्तलिफ तस्वीरें हैं जो कि हमने वॉटसन से खींची हैं, और क्योंकि ये वाइड एंगल है तो ये बहुत दूर की तस्वीर भी खींच सकता है। एक और कैमरा लगा हुआ है जिसे हमने ऑटो फोकस कॉन्टेक्स्ट इमेजर कहा था, इसे ही कहा था। मोनोक्रोमेटिक इमेजर है, कोडेक का बना हुआ है, आप उसको उसकी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका काम क्या है कि इसने डिटेल्ड तस्वीरें खींचती हैं। तो ये वाइड एंगल नहीं है, लेकिन ये स्पेसिफिक तस्वीरें खींचेगा जो कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी तस्वीरें हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये वही तस्वीर है, उससे मिलती जुलती तस्वीर है जो पहले दिखाई थी। तो कॉन्टेक्स्ट इमेजर यहाँ पर लगा हुआ है, स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है। आप यहाँ पर वाइड एंगल इमेजर यानी माहली उसको कहते थे, अब वो वॉटसन है, वो आप देख सकते हैं। ऑटो फोकस की असम्बली देख सकते हैं और लेज़र भी देख सकते हैं। तो काम कैसे होता है, काम स्पेक्ट्रोमीटर कैसे करता है, शर्लॉक और वॉटसन मिलकर कैसे काम करते हैं, ये मैं डिटेल में आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बता सकता हूं कि जब भी हम स्कैन करते हैं तो सबसे पहले वॉटसन से तस्वीरें खींची जाती हैं। वाइड एंगल, एक रोवर जा रहा है, परसेवरेंस रोवर जा रहा है, तो वो वाइड एंगल तस्वीरें खींचेगा और पीछे साइंसदानों को भेजेगा। उसके साथ साथ एसीआई अपनी तस्वीरें खींचेगा, वो भी साइंसदानों को भेजेगा। उन दोनों तस्वीरों को, ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड वाइड एंगल तस्वीरों को हम मैच करते हैं और देखते हैं कि किसी किस्म का एरर तो नहीं है। और उसके बाद हम एक सर्वे मोड ऑन कर देते हैं। सर्वे मोड एक जेनेरिक मोड है जिसमें रोवर इर्द गिर्द देखते हुए चलता है, वो ज़्यादा एरिया, ज़्यादा वेवलेंथ के साथ स्कैन कर रहा होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पेक्ट्रा जो है वो 1250 है, जबकि एरिया 49 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो काफ़ी ज़्यादा एरिया वो स्कैन करता जा रहा है। और उसके साथ उसने स्कैन क्या करना है, उसे चाहिए एरोमेटिक्स और एलिफेटिक्स, जो कि मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वो उनको ढूंढ रहे हैं। और जहाँ पर उसको लगता है, उसने एक जेनेरिक स्कैन किया और जहाँ पर उसको लगता है सर्वे मोड में कि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारे साइंसदानों को लगता है, जो पीछे नासा के साइंसदान बैठे होते हैं उनको लगता है ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये स्कैन सिर्फ 8.8 मिनट में किया गया। उसके बाद हम फ़ौरन अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को पॉइंट आउट करते हैं और वहाँ पर डिटेल्ड मोड ऑन कर देते हैं, डिटेल्ड स्कैन करते हैं। इसमें कम वेवलेंथ की लेज़र्स का इस्तेमाल होता है। अब बहुत ही स्पेसिफिक स्कैन शुरू हो गया है जिसमें 100, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पेक्ट्रा हम यूज़ कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम जो एरिया स्कैन करते हैं वो 1 मिलीमीटर स्क्वायर, बहुत छोटा एरिया हम स्कैन कर रहे होते हैं और उसकी ड्यूरेशन है 23 मिनट। तो आप देख सकते हैं कि टाइम बढ़ा दिया, हम उसमें एरोमेटिक्स और एलिफेटिक्स
ये दोनों सर्च कर रहे हैं, और साथ साथ आप देखें तो हमारे पास जो लेज़र पल्सेस हैं वो भी बहुत बढ़ गई हैं। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि पहले हमने सर्वे किया और अब हम डिटेल स्कैन कर रहे हैं, और डिटेल स्कैन करके हम मिनरल्स को भी देख रहे हैं, हम ऑर्गेनिक्स को भी देख रहे हैं, और वो सारा डाटा ये वापस पीछे भेज रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि स्पेक्ट्रोमीटर का काम आपको समझ आ गया, लेकिन परसिवेरेंस रोवर में सिर्फ ये एक स्पेक्ट्रोमीटर नहीं है। तो आपसे मेरा सवाल ये है, दूसरे स्पेक्ट्रोमीटर का क्या नाम है? क्या आप इसका जवाब मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं? तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।